एक ऐसा व्यक्ति था, वो कहते हैं ना फर्श से अर्श तक, ठीक है, एक लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट होता है वो है ना हेमचंद्र का था। वास्तविक नाम हेमचंद्र था, और जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो देखोगे लिखा हुआ है हेमू, तो ये भी एक प्रकार का षड्यंत्र है। क्या हेमचंद्र चूंकि एक हिंदू शासक था, इसलिए मतलब है ना इसके प्रति जो है वो इतिहासकारों की नजर में कोई इज्जत है ही नहीं, इसलिए इसका वो जो है ना पहला इसके नाम को चेंज किया गया, हेमचंद्र की बजाय इसको लिखना स्टार्ट किया गया हेमू। तो आपकी जितनी भी बुक्स मिलेगी उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा हेमू, कि हेमू आया यार, हेमू ने ऐसे कर दिया, हेमू ने वैसे कर दिया। अरे तो हेमू क्यों, हेमचंद्र ही बोल दो यार, है ना। बाकी वाले जितने भी शासक है उनके आगे तो आप वो जो महान और पता नहीं कैसी कैसी उपमाएं लगा रहे हो, इसके लायक क्यों नहीं। और इसने तो जो लाइफ में अचीव किया था वो तो था ही, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही नमक का दलाल था। बहुत ही साधारण परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में इसको सब पैसे कमाने थे तो इसको और तो कोई भी बिजनेस समझ में आया नहीं। इसके कुछ दोस्त थे जो है ना रेवाड़ी के बाजार में नमक का व्यापार करते थे, तो वो तो ये जो है वो उनके साथ में बैठता था, उनके साथ में बैठ के बातें करता था, कहता यार लाइफ में कुछ करना है पर करें क्या समझ में नहीं आ रहा है। और फिर है ना सबसे मेन बात, हेमचंद्र खुद कहता था मेरे पास पैसे नहीं है सब इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर किसी ने कहा तू ऐसा कर, छोटी मोटी दलाली आरंभ कर दे। तो इसने रेवाड़ी के बाजार में नमक की दलाली करना आरंभ कर दिया था, और कुछ टाइम के अंदर ये बहुत अच्छा खासा दलाल बन गया था। और कालांतर में इसने है ना कुछ समय के लिए नमक का है ना मतलब वो सब नमक का व्यापार भी किया। फिर इसके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो गए थे, तो ये कॉन्टेक्ट्स है ना जब इसके अच्छे हो गए थे तब इसने किसी को कहा कि यार मुझे कहीं अच्छी जगह पे जाना है, मुझे ये नमक के बाजार में रहना नहीं है जिंदगी भर। तो फिर किसी ने कहा चल ठीक है तेरा कोई इनको जुगाड़ करवाते हैं। तो किसी ने इसको इस्लाम सा सूर से इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, वो जिसके बारे में हम लोगों ने भी ये जो थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था कि शेर सा सूरी का बेटा था, इससे इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस्लाम सा सूर ने इसको अपने दरबार में रख लिया, कहा चल यहीं पे रह तू मेरे पास में। तो ये दरबार में रहा और उसके बाद में ये खूब अच्छी अच्छी बातें करता था, ठीक ठाक, बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको अच्छे खासे हिसाब है ना प्रमोशन मिले, और ये अच्छी खासी स्थिति में चला गया। फिर ये युद्ध के बारे में बातें करता था, युद्ध नीति ऐसी होनी चाहिए, युद्ध नीति वैसी होनी चाहिए। तो एक दिन किसी ने कोई छोटा मोटा कहीं पर विद्रोह हुआ था, किसी ने कहा कि यार वहां पे इस विद्रोह का दमन करने के लिए कौन जाएगा। तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था इस्लाम सा सूर के दरबार में जो हेमचंद्र के प्रति साबना कहीं कहीं उसके मन में साबना क्या बोलते हैं ईर्ष्या, द्वेष भाव, नफरत थी। उसने कहा साहब हेमचंद्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, हेमचंद्र को ही भेज दो। हेमचंद्र ने कहा देखो बातें करना एक्चुअली अलग होता है, उसको अप्लाई करना अलग होता है। तो फिर किसी ने कहा फिर यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी मत। तो हेमचंद्र ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। तो ये गया, तो वहां पे हेमचंद्र असफल हो गया। असफल होकर जब वापस आया तो लोगों ने इसकी खूब सारी मजाकें उड़ाई। जब लोगों ने इसकी मजाक उड़ाई तो हेमचंद्र को ये बात है ना बिल्कुल यूं बहुत ज्यादा बुरी लगी। हेमचंद्र वापस जाता है इस्लाम सा सूर के पास में, कहता एक मौका और दो मुझे, इस बार मैं जाऊंगा। तो उसके बाद हेमचंद्र को सेकंड टाइम मौका दिया। इस बार हेमचंद्र जो है वो पूरा चेंज हो गया था, और हेमचंद्र गया और उसने इस युद्ध के अंदर जीत हासिल करी। उसके बाद में इसने इस्लाम सा सूर और जो है ना आदिल सा सूर सब उसके बाद में था, उनके लिए कुल मिला के 22 लड़ाइयां लड़ी, 22 युद्ध लड़े, और वो 22 युद्धों के अंदर लगातार विजित रहा। और फिर तो हेमचंद्र का नाम वैसे हो गया था इनविंसिबल है कि साहब हेमचंद्र को पराजित करना असंभव है, इतना बड़ा नाम हो गया था। और इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद में जब ये सूर साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हुआ, तब ये हेमचंद्र जो है वो आदिल शाह के साथ में चला गया। आदिल शाह सूर था अदली, और अदली का सबसे खास था। तो ये आदिल शाह सूर का वजीर और आदिल शाह सूर का है ना सब वो जो मुख्य सेनापति था। और आदिल शाह सूर तो हेमचंद्र के भरोसे ही था। आदिल शाह सूर इसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा करता था। आदिल शाह सूर हर मामले में कहता था जो भी हेमचंद्र ने कर दिया वही मतलब फाइनल है। तो आदिल शाह सूर को एक्चुअली मिला था है ना चुनार का किला। तो ये एक्चुअली चुनार का जो है वो है ना सब वजीर भी था, पीएम भी था, प्रधानमंत्री और सेनापति भी था, ठीक है। अब उसके बाद में एक दिन जब इसको पता लगा कि सब है ना दिल्ली के अंदर हालात चेंज हो गए हैं, हुमायूं ने सिकंदर सूर को वहां से है ना पराजित करके भगा दिया, तब हेमू वहां से अपनी पूरी सेना लाता है और वो चुनार से रवाना होता है। चुनार से रवाना होकर आगरा आता है, आगरा के ऊपर अधिकार करता है। आगरा के ऊपर अधिकार करने के बाद दिल्ली आता है और दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है। दिल्ली के ऊपर अधिकार करने के बाद में फिर इसने कहा अब अपन कोई किसी के सेनापति वैनापति नहीं है, ठीक है, अब अपन किसी के वजीर भी नहीं है, अब अपन खुद किंग है। तो सब इसके बाद में इसने दिल्ली के अंदर अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक करवाने के बाद में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, और ये अंतिम हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये दो जो प्रश्न है वो आप ध्यान रखें। अब पर इसके बाद में वो कहते हैं ना अब चूंकि इसने 22 युद्ध जीते थे लगातार निरंतर,
तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो आ गया था, घमंड था। इसको लगता था कि मेरे को तो हराना इम्पॉसिबल है, असंभव है, और इसी कारण से अब हेमू का पतन होगा। क्यों? क्योंकि हेमू का आके सब, अब ये दिल्ली में था, अब ये थोड़ी मस्ती वाली लाइफ जीने लग गया। इसने कहा अब अपन खुद ही यहाँ पे जो है वो शासक है। तो हेमू को किसी ने इन्फॉर्म किया कि हुमायूं का बेटा अकबर अपने संरक्षक बैराम खां के साथ में दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। तब इसने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर इसने कहा चलो अपन जो है वो अकबर और बैराम खां, देखो अकबर तो छोटा सा बच्चा है, वास्तविकता में अकबर की तरफ से लड़ने वाला जो था वो था बैराम खां। अकबर और अकबर की तरफ से वास्तव में लड़का, वो जो लड़ने वाला कौन है? बैराम खां। तो हेमू ने कहा अपन आगे बढ़ेंगे और अपन जो है ना बैराम खां और ये जो अकबर है इसको पानीपत के मैदान में ही रोक लेंगे और पानीपत के मैदान में इनको पराजित करेंगे और पराजित करके वापस आएंगे। तो वो इसके लोगों ने कहा ठीक है साहब, अच्छा ये आपका निर्णय है। तो है ना, पर इसने कहा कि एक्चुअली मैं है ना बहुत बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, तो तुम लोग ऐसा करो, जो भी पैदल सेना है उसको पहले है ना रवाना कर दो। फिर इसने कहा रुको यार, पैदल सेना भी नहीं, एक्चुअली जो आर्टिलरी होती है, तोपें होती है, तो सब तोपों को उस जमाने में खींच के लेके जाते थे, हाथियों की सहायता से, घोड़ों की सहायता से, ऊंटों की सहायता से, और कुछ है ना छोटी छोटी तोपें थी, उनको तो ये जो बेचारे सैनिक है वो है ना खुद ही धक्के वक्के देते थे। तो फिर इसने कहा ऐसा मतलब ऐसा करो, ये जो तोप खाना है उसको सबसे पहले रवाना कर दो। तोप खाना जब कुछ डिस्टेंस पे चला जाए तो एक दो दिन बाद में जो है वो पैदल सेना को रवाना कर लो, और पैदल सेना भी एक दो दिन के बाद में फिर अपन लोग जो भी हाथी पे घोड़ों पे जाएंगे अपन लोग जाएंगे, ताकि अपन इनको पकड़ेंगे। वरना होता क्या था, एक बड़ी सी आर्मी है पूरी पूरी, अब एक आदमी तो घोड़े पे है और कुछ लोग जो है सब तोप को धक्का दे रहे, तो पूरी आर्मी की स्पीड वो तोप खाने के अनुसार चलती थी। ठीक है, तो फिर इसने कहा भाई अपनी सेना को अलग अलग भागों में भेजो, और फिर इसने कहा हम लोग सबसे लास्ट में, जो भी हम लोग हाथी पे घोड़ों पे आएंगे सबसे लास्ट में आएंगे, तुम लोगों को पकड़ लेंगे। बस यही हेमू की गलती थी सबसे बड़ी। तो साहब इसने उनको रवाना कर दिया। तो इसका जो तोप खाना लेके गए थे ना, वो भी कोई मूर्ख ही थे। वो तोप खाना लेके आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और वो फाइनली साहब है ना वो जो पानीपत के मैदान में जाके बैठ गए, और वो वेट कर रहे थे कि साहब मतलब अभी पैदल सेना आएगी, उसके बाद में हेमू आएगा। तो वहां पे पैदल सेना और हेमू तो पहुंचे ही नहीं, उससे पहले पानीपत के मैदान में पहुंच गया बैराम खां। बैराम खां ने जाके जैसे देखा तोप खाना खड़ा है और उसके साथ में सैनिक बहुत कम है, तो वो है ना बैराम खां को समझ में आ गया अच्छा इन लोगों ने गलती कर दी, तोप खाने को पहले रवाना कर दिया। तो वो बैराम खां अपनी सेना सहित तोप खाने के ऊपर अटैक करता है। तो तोप खाने वाले सैनिक कम थे, उनको साफ साफ ही लग गया कि अपन करे ही क्या, तो वो लोग भाग गए वहां से। तो बैराम खान ने हेमू के तोप खाने पर अधिकार कर लिया, और हेमू के तोप खाने पर अधिकार करके उसको अपने कब्जे में लिया और वो अपनी साइड में लेके चले गए। इधर हेमू पीछे से पैदल पैदल रवाना हुआ, तो उसने सब मतलब है ना जो उसकी पैदल सेना थी उसको तो पकड़ लिया रास्ते में, और वो जो भी पैदल सेना का मुख्य सेनापति था उससे पूछा कि यार तोप खाना कहाँ है? तो उन्होंने कहा साहब तोप खाना तो अभी मिला नहीं है, आगे ही कहीं जा रहे हैं, ये देखो साहब रास्ता तो दिख ही रहा है, इसको खींचने के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो हेमू ने कहा चलो ठीक है। तो हेमू और हेमू की पैदल सेना आगे बढ़ते गए, और वो लोग जैसे पानीपत के मैदान में पहुंचते हैं, तो वो हेमू बहुत दूर से, चूंकि हेमू हाथी के ऊपर बैठा था, तो हेमू बहुत दूर से ऐसे देखता है, देख कर कहता है देखो वो रहा अपना तोप खाना। तब उसका एक और कोई सेनापति था, वो भी देखता है तोप खाने को और कहता है सब तोप खाना तो अपना ही है बिल्कुल, लेकिन उसका एक्चुअली मुंह थोड़ा गलत डायरेक्शन में नहीं है क्या? तब हेमू को देखते कहता हाँ यार उसका तो मुंह जो है वो तो अपनी तरफ ही है। तो हेमू ने कहा ले यार, अपने तोप खाने के ऊपर तो एक्चुअली बैराम खान ने अधिकार कर लिया। लेकिन हेमू फिर भी आश्वस्त था। हेमू ने कहा चलो कुछ नहीं, हालांकि अपना तोप खाना उनके पास में, अब अपने पास में बारूद नहीं है, अपना बारूद उनके पास में, तो वो अपने बारूद का प्रयोग ही अपने अगेंस्ट करेंगे, लेकिन करेंगे तो करेंगे। पर फिर भी हेमू की आर्मी इतनी बड़ी थी कि हेमू ने कहा फिर भी जीतेंगे अपन, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं। और हेमू के सेनापति थे वो भी आश्वस्त थे सारे के सारे कि हेमू साथ में अपन जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, इधर बैराम खां अकबर को युद्ध के मैदान से कोई 12 किलोमीटर पीछे खड़ा करता है और कहता है कि यदि हम युद्ध के अंदर हार गए तो तुम लोग जो है वो अकबर को लेके भाग जाना। अकबर के पास में कुछ है ना सैनिकों को रखा था और कहा कि देखो हमारी स्थिति कमजोर है, और वो बैराम खां तो अपने खुद के है ना सैनिकों का वो सब भाषण देता है। तो बैराम खां अच्छा सेना नायक था, तो बैराम खां कहता है कि भाई अपने पास चूंकि हेमू का तोप खाना है, लेकिन फिर भी अपने हारने की संभावना अभी भी ज्यादा है, अपन हारेंगे। तो कहते हैं अकबर तो इस बात से इतना उदास हो गया था, अकबर तो सब है ना बैराम खां को बोला कि बाबा, अकबर एक्चुअली बैराम खां को बाबा बोलता था, कहा बाबा वापस चलते हैं। तो ये बैराम खां कहता नहीं वापस नहीं,
आज यदि पीछे हट गए, पीछे हटने का मतलब है आज यदि अपन लोग वापस चले गए ना, तो फिर वापस कभी दिल्ली के ऊपर अधिकार कर नहीं पाएंगे। हेमू आज की तारीख में भी इतना ताकतवर है कि हम लोगों को आसानी से पराजित कर सकता है। और आने वाले समय में अब तो चूंकि इतने समय तक तो हेमू जो है वो आदिल शाह का सेनापति था या फिर वजीर था, अब तो वो स्वयं राजा है, शासक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अब है ना सेना को रिक्रूट करेगा और इतना महान बन जाएगा फिर इसको हराना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब भी नहीं तो कभी नहीं, युद्ध तो अपन ही करेंगे। पर वो अकबर फिर भी डरता है, अकबर कहता है नहीं ना बाबा वापस चलते हैं। तब वो ये जो है ना बैराम खां इसको अकबर से कहता है आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। और इस कारण से इसने अकबर को उसके खुद कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ में युद्ध के मैदान से कोई 10-12 किलोमीटर पीछे खड़ा किया और कहा यदि हम लोग हार जाएं, मर जाएं या फिर भाग जाएं तो आप भी यहां से निकल लेना और बाकी अपन देखते हैं। फिर ये आके अपनी सेना को कहता है कि देखो तुम लोगों को ज्यादा है ना वो जो राजी होने की आवश्यकता नहीं है, जीतेगा तो इसमें हेमू ही। तब एकदम से बैराम खां के सेनापति कहते हैं आप मतलब पहले से ही घोषणा कर रहे हो जीतेगा तो हेमू ही, तो फिर अपन आए क्यों है? तभी कहता है बैराम खां नहीं, चांसेस है हमारे पास पर बहुत कम चांसेस है, हम एक ही कंडीशन में जीत सकते हैं। तो वो कहते हैं कैसे? कि मैंने हेमू के बारे में खूब सुना है, हेमू को जो पराजित करना इम्पॉसिबल टाइप का सा है, पर हेमू जो है एक सेना नायक है और हेमू की एक कमी है, हेमू युद्ध के मैदान में फ्रंट पे रहता है और इस कारण से यदि हम लोगों ने हेमू को सब गिरा दिया, हेमू को मार दिया, तो फिर उसके बाद में उसकी सेना भाग जाएगी और फिर अपन युद्ध जीतेंगे। लेकिन यदि हेमू नहीं मरा और हेमू नहीं सब है ना घायल हुआ या घिरा तो फिर अपन मरेंगे सारे के सारे। तो फिर उन लोगों ने कहा तो फिर अपन ठीक है सबसे पहले हेमू पे अटैक करते हैं। तो वो बैराम खां कहता है नहीं, हेमू के ऊपर अटैक करना भी आसान नहीं है। हेमू के बारे में मैंने सुना है कि हेमू हाथी पे आता है, फ्रंट पे रहता है, ये भी सही है, लेकिन हेमू बेवकूफ नहीं है। हेमू प्रॉपर कवच पहन के आता है, कटप्पा वाली ड्रेस, ठीक है, और वो है ना मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर हेलमेट पहनता है, ऐसा हेलमेट जिसके अंदर कहीं पर भी स्पेस नहीं है। यदि हेमू को मारना है तो केवल दो ही सॉफ्ट टारगेट है, एक तो केवल गर्दन और एक आंख, और आंख के ऊपर अटैक करना इम्पॉसिबल टाइप सही है, इसलिए अपन उसके गर्दन के ऊपर अटैक करेंगे तीरों से। तो वो अपनी सेना के सबसे बेस्ट आर्चर्स जो है उनको बुलाता है और उन मतलब आर्चर्स को ऐसे खड़ा करता है और कहता है तुम लोग जैसे युद्ध आरंभ होगा तुम लोग सीधा हेमू के ऊपर अटैक करोगे। पर हेमू के ऊपर अटैक करने से पहले इसने कुछ और मतलब सोल्जर्स तैयार किए और क्या तुम लोग वी शेप के अंदर अच्छे अच्छे फाइटर आगे भागोगे और ये आर्चर्स है इनको कहा तुम लोग झुक के चलोगे ताकि हेमू के सैनिक तुम लोगों को देख नहीं पाए, और जैसे ही तुम लोग हेमू की रेंज में आते हो हेमू के ऊपर एकदम से अटैक करना। तो वो बाकी वालों का चलो ठीक है। तो इसने 300-400 के आसपास जो अच्छे अच्छे मतलब सोल्जर्स थे उनको वी शेप में खड़ा किया, इसके बीच में 30-40 आर्चर्स को खड़ा किया और ये सब जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये लोग वी शेप में भागे हेमू की तरफ स्पीड से, और हेमू जैसे इनके रेंज में आया तब तक ये जो आर्चर्स थे सब है ना इन्होंने अपना कमाल दिखाया ही नहीं था। वो तो हेमू के रेंज में आते ही सारे आर्चर्स ने एकदम से हेमू के ऊपर अटैक किया। हेमू के ऊपर अटैक किया तो हेमू ने एकदम से देखा एक साथ 30-40 तीर आके उससे टकराए। तो हेमू को लगा अच्छा ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो हेमू ने क्या किया, पास में उसकी एक शील्ड पड़ी थी साइड में हाथी के ऊपर, उसने उस शील्ड को उठाया। तो शील्ड एक्चुअली भारी थी, इसको लगा अपने शील्ड को सामने रख सकते हैं। तो उसने जैसे शील्ड को उठाया और उसी दौरान एक तीर आया पता नहीं किसी का सनसनाता हुआ और हेमू की आंख में घुस गया। तो हेमू की आंख में जैसे तीर घुसा तो हेमू का बैलेंस बिगड़ गया और हेमू धड़ाम से हाथी से नीचे गिर गया। और जैसे हेमू हाथी से नीचे गिरा अब पूरी पूरी बाजी जो है वो है ना बैराम खां के पास में थी। हेमू को कोई नहीं हुआ था, केवल एक आंख फूटी थी, ठीक है। लेकिन ये सारे सारे लोग एकदम से ना चिल्लाने लग गए, जबकि ये लोग देख रहे थे कि हेमू सामने खड़ा है, हेमू गिर गया, हेमू साहब है ना गिरने के बाद में खड़ा भी हो गया वापस, लेकिन ये सारे के सारे चिल्लाने लग गए हेमू मर गया, हेमू मर गया, हेमचंद्र मर गया, हेमचंद्र मर गया। अब बेचारा हेमचंद्र अकेला चिल्लाया अरे नहीं मरा हूं, जिंदा हूं अभी तक। पर अब एक केवल हेमचंद्र की बात कौन सुने, लोग बातें सुने सब इनकी। हेमचंद्र की सेना ने जैसे ही देखा कि हेमचंद्र मर गया, जबकि वो हेमचंद्र को अब पराजय मानते थे कि भाई हेमू को हराना इम्पॉसिबल है, तो वो हेमू के सैनिकों ने हाथी की तरफ देखा, हाथी की तरफ देखा तो ओहदा वास्तव में खाली था, तो उनको लगा वास्तव मर गया। तो हेमू की सेना का जो है वो मनोबल गिर गया और वो लोग भाग गए सारे के सारे युद्ध के मैदान से भाग गए। तो उसके बाद में बैराम खां या अकबर जो है वो इस युद्ध के अंदर जीत गया। उसके बाद हेमचंद्र को पकड़ लिया गया और हेमचंद्र को पकड़ के मार दिया गया, और मारने के बाद में दिल्ली के ऊपर वापस अधिकार हो जाता है अकबर का। तो ये था हेमचंद्र, ठीक है। तो ये हेमचंद्र का ऐसे एक पोर्ट्रेट है, लिखा हेमू/हेमचंद्र। देखिए यह रेवाड़ी के बाजार में नमक का दलाल था। He was a salt broker in the market of रेवाड़ी। यह आदिल शाह का सेनापति
एवं वजीर था। ठीक है, हेमू ने लगातार 22 लड़ाइयां जीती थी कंटिन्यूसली। ठीक है, ही वॉज द कमांडर ऑफ आदिल शाह चुनार। ठीक है, हेमू हैड वॉन 22 वॉर या बैटल्स। हेमू ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हेमू हैड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली, या हेमू कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमचंद्र अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था